हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के या फिर टेक्सटाइल के या किसी भी ब्रांच के जो हमारे छोटे-छोटे बिंदु रह गए हैं, हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका टाँके, यानी कि हम स्टिच के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आप सभी ने कई बिंदु देखे हैं, चाहे आपका फैशन हो, चाहे शू कार्य की हो या हमारे भारत के जो परंपरागत व्यवसाय हैं, आपने उन सभी के बारे में चर्चा किया। पोषण से संबंधित कुछ योजनाओं को देखा हमने। उम्मीद है कि इन सारे बिंदुओं को आप कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक स्थान पर नहीं मिलती हैं या हम कहें तो आपको एक ही बुक में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। तो ये आपके लिए अच्छा होता है कि अगर आप कहीं पर इसे नोट डाउन कर लेते हैं। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं टाँकों के बारे में। वैसे तो वस्त्रों की जो सिलाई है वो मशीन के द्वारा की जाती है, लेकिन वस्त्र की पूरी सिलाई आप मशीन से नहीं कर सकते हैं। वस्त्र के अंदर की लंबाई या जो लंबी बखिया है या फिर मशीन के द्वारा लगाई जाती है, लेकिन जो बाहरी जिसे आप तुरपन कहते हैं, तुरपन हो गया, काज बटन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आप हाथ के द्वारा ही सिलाई करते हैं। हालाँकि काज बटन की भी मशीन होती है, लेकिन अमूमन क्या होता है, जब हम घरों पर सिलाई करते हैं, तो क्या करते हैं, जो हमारे कपड़े होते हैं, हम उन्हें मशीनों से सिल लेते हैं। लेकिन कुछ सिलाई ऐसी होती है, जो कि हमें अपने हाथों से ही करनी पड़ती है। इसी में आपका आ जाता है वो जो तुरपन करना होता है, काज करना हो गया, बटन लगाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम हाथों से ही करते हैं। तो कुछ टाकों का उद्देश्य वस्त्र की सुंदरता को बढ़ाना होता है। कभी-कभी वस्त्र के 2 भागों को जोड़ने के लिए आप सीवन का भी उपयोग कर लेते हैं और नवीन यानी कि नए वस्त्रों को तैयार करने के साथ-साथ पुराने वस्त्रों की मरम्मत की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम नए वस्त्र तो सिलते ही सिलते हैं, लेकिन जो आपके पुराने वस्त्र होते हैं, क्या आप उन्हें फेंक देते हैं? उनकी मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है? तो होती है। तो इन सभी के विषय में आप क्या करते हैं, आज हम जो अपने पुराने वस्त्रों को ठीक-ठाक करने के लिए जो टाँके वगैरह का उपयोग करते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में आपसे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सिलाई के टाँके के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि टाँके जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक टाँका आपका होता है सिलाई का और दूसरा होता है कढ़ाई का टाँका। तो आज की जो क्लास आपकी होने वाली है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिलाई के टाँकों के बारे में। आज की क्लास आपकी सिलाई के टाकों की होगी और कल की क्लास जो होगी वो आपकी होगी जो हम कढ़ाई के टाके पढ़ते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलाई की। सिलाई क्या है? यानी कि जो सिलाई के टाके होते हैं तो आप सभी को पता है कि जो सिलाई है हमारी वो प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जहाँ आपको कच्चा टाँका चाहिए, वहाँ आप बखिया नहीं लगा सकते हैं। जहाँ आपको बखिए की ज़रूरत है, आप टाँके से काम नहीं चला सकते हैं। तो प्रत्येक प्रयोजन के लिए उपयुक्त टाँका ही उत्तम होता है। जहाँ पर आपको जिस टाँके की आवश्यकता है, अगर आप वो टाँका वहाँ पर लगाएँगे, तो वो आपके वस्त्रों के लिए उपयुक्त होता है, अनुकूल होता है। अब टाँकों को लगाने के लिए कपड़े के अनुकूल सुई और डोरा लेना चाहिए। जैसे ये बताइए जो बड़ी वाली सुई होती है, जिससे ये छोटे-छोटे बच्चों के लिए कथोले बनाए जाते हैं, क्या आप उससे तुरपन करते हैं? वही जो आप अभी जो सूट पहने हैं, जो ब्लाउज़ पहने हैं, उसमें तुरपन की जाती है ना, तो उसके लिए क्या आप वही मोटा वाला धागा और मोटी वाली सुई लेते हैं?
नहीं। तो जब आप टाँके लगा रहे हों, तो वो जो टाँका लगा रहे हैं आप, उसके लिए जो सुई है और जो आपका डोरा है यानी कि जो धागा है, वो वस्त्र के अनुकूल होना चाहिए, कपड़े के अनुकूल होना चाहिए। और ये आप सभी ने पढ़ रखा है कि कितने नंबर की सुई हमें किस वस्त्र के लिए आवश्यक होती है। यानी कि हर सुई से आप किसी एक नंबर की सुई से आप हर कपड़े को नहीं सिल सकते हैं। तो जैसा कपड़ा है, उसी के अनुकूल हमें सुई और डोरा लेना चाहिए, यानी कि सुई और धागा लेना चाहिए। बारीक सिलाई के लिए महीन सुई चुननी चाहिए। जैसे बारीक सिलाई जब करनी है, तो आपको उसके लिए महीन सुई यानी कि पतली सुई लेनी चाहिए, जिससे टाँका छोटे-छोटे और पास-पास लगाए जा सकें। तो आपको कैसी सुई का प्रयोग करना है? तो बारीक सिलाई के लिए आप महीन सुई का चुनाव करेंगे। और टाँका लगाते समय जहाँ डोरा समाप्त हो, वहाँ उसे सुरक्षित ढंग से छोड़ना चाहिए, जिससे वह कपड़ा से बाहर ना निकल जाए। सुई का डोरा जहाँ समाप्त हो, वहाँ 3-4 टाँके यानी कि कम से कम 2-3 टाँके एक के ऊपर दूसरा लगा देना चाहिए, एक के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3 ऐसे। तभी नहीं तो क्या होता है, हमारा जो सिलाई किए रहते हैं, वो तो निकल जाता है, यानी कि टाँका अगर आपने सही से नहीं लगाया है, तो वो बेकार होगी सिलाई। तो टाँका लगाने के प्रारंभ में भी इसी तरह से आपको करना चाहिए। डोरे में गाँठें अच्छा, जब आप टाँका लगाना स्टार्ट करते हैं या कोई भी आप जब सिलाई करते हैं, तो वो टाँका ही होता है। तो जब टाँका लगाते हैं, उससे पहले आप क्या करते हैं? 2-3 गाँठ लगाते हैं ना, जिससे जो हमारा ये कपड़ा हम सिल रहे हैं, जो आप टाँके लगा रहे हैं, वो खुले ना। इसीलिए तो लगाते हैं। तो ये क्या होता है, इससे हमारा जो धागा है वो खराब नहीं होता है। यानी कि जो हमारा टाँका है वो खराब नहीं होता है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, टाँके हमारे 2 प्रकार के हैं। टाँके कैसे हैं? 2 प्रकार के, एक हैं सिलाई के टाँके और एक हैं आपके कढ़ाई के टाँके। वैसे आपने सिलाई के टाँकों के बारे में नहीं सुना था या हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जो आपने कढ़ाई का टाँका है वो आपने कई देखे हैं। जैसे आपको अगर याद आ रहा हो तो आपने नेगी देखा, मेथी देखा, गवंती देखा, ये सारे क्या हैं? मुर्री देखा, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे टाँके ही होते हैं, लेकिन हमने इसे कहाँ पढ़ा था? तो हमने इसे कढ़ाई के टाँकों में पढ़ा था। आपको पता है हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? हाथ की सिलाई। ये क्या है? सिलाई वाले टाँके, यानी कि हाथ की सिलाई की बात कर रहे हैं। तो हाथ की सिलाई का संबंध ईसा पूर्व काल से ही है, आज से नहीं है। अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में सिले हुए वस्त्रों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। लेकिन सिलाई मशीन का जब आविष्कार हुआ कब? 1925 में, सॉरी 1825 में सिलाई मशीन का आविष्कार होने से पहले सारे परिधान या जो भी घरेलू उपयोग में आने वाले सभी वस्त्र की सिलाई हाथों के द्वारा ही की जाती थी। आज सिलाई मशीन आपको हर घर में देखने को मिल जाएगी। आप जाकर देखिए, हर घर में आपको सिलाई मशीन देखने को मिल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा कोई कपड़ा सिलना नहीं जानता है, तो भी जैसे जो सिलाई वगैरह उधड़ जाते हैं या जो मान लीजिए आपने नए वस्त्र लिए हैं, उन पर सिलाई आपको दोहरानी है, तो इन सब का काम लोग अपने ही घरों में अमूमन कर ही लेते हैं। तो ये जो आपका सिलाई मशीन है, ये घरेलू उपकरणों की सूची सिलाई मशीन की एक बिना कह सकते हैं, अगर आप घर की सूची बना रहे हैं और आपने उसमें सिलाई मशीन नहीं रखा है, तो ये बिल्कुल अधूरा-अधूरा सा लगता है। लेकिन आज भी कुछ सिलाइयों यानी कि हाथों द्वारा ही पूरी होती हैं और इनका अपना अलग ही महत्व होता है। कुछ देशों में तो पतले, महीन और नाजुक वस्त्रों की सिलाई हाथों से ही की जाती है। जैसे आप बात कर लें, न्यूयॉर्क शहर में एक सिलाई प्रतिष्ठान ऐसा भी है, जहाँ पर परिधान की संपूर्ण सिलाई आप हाथों के द्वारा ही देखते हैं। और इस प्रतिष्ठान में केवल एक सिलाई मशीन है और उसके द्वारा केवल अस्तर लगाने का ही काम किया जाता है। मतलब
आपको पता ही होगा कि जैसे जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती हैं, उनका कितना महत्व होता है। तो ये जो हाथ की सिलाई है, इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास जो है बहुत पुराना नहीं है। ये जो हाथ से सिलाई किया जाता है सॉरी बहुत पुराना है। आज का कोई नया नहीं है कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हम कह दें कि ये जो मशीन का काम है, जो ये मशीन से सिलाई की जाती है, ये आपका नया है। ये तो हाथ से सिलाई वाला बहुत पुराना है। इसी लंबी अवधि में सिलाई के विभिन्न उपयोगी टाकों का आविष्कार हुआ, जो अलग-अलग ढंग से महत्वपूर्ण हैं। हाथ की सिलाई अस्थाई और अस्थाई दोनों तरीकों से ही की जाती है। अब अस्थाई सिलाई को हम कच्चा टाँका कहते हैं, ये आप सभी मारते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कच्चा टाँका क्या है, ठीक? तो टाँकों का उपयोग होता क्यों है? जब 2 या 2 से अधिक वस्त्रों को जोड़ना हो, जैसे आपके पास 2 हैं या फिर उससे भी अधिक हैं, लेकिन हम यहाँ पर कम से कम 2 वस्त्रों की बात कर लेते हैं। तो जब 2 या फिर 2 से अधिक वस्त्रों को जोड़ना हो, तो सिलाई करके जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ेंगे आप? मान लीजिए जैसे अ, आप सभी ने ब्लाउज़ सिला होगा या सिलते हुए देखा होगा। तो आप करते क्या हैं? जब आपको ब्लाउज़ छोड़ दीजिए, कोई और भी कपड़ा ले लीजिए, जब आप सिलते हैं तो बिना जोड़ लगाए कोई कपड़ा पूरा नहीं होता है। साड़ी के अलावा आप कोई और वस्त्र देख लीजिए जो आप सिला जाता है। साड़ी की बात छोड़ दीजिए, जैसे आपका सूट हो गया, ब्लाउज़ हो गया, यहाँ तक कि जो ये घाघरा हो गया, लहंगा हो गया, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इनमें भी तो जोड़ लगाया जाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक कपड़ों को जोड़ना हो, तो उन्हें सिलाई करके जोड़ा जाता है। वस्त्र बनाते समय कभी-कभी हाथ से ही सिलाई करनी पड़ती है। अब जैसे ज़रूरी नहीं है कि जब आप कपड़ा सिल रहे हो तो सारी सिलाई आप हाथ से ही यानी कि मशीन से ही कर लें। आप एक बहुत छोटा-सा उदाहरण लीजिए, जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं, आप ब्लाउज़ बना रहे हैं। ये बहुत साधारण-सा उदाहरण है और हम सभी जानते हैं, हमारे आस-पास या हमारे घर में ही कोई न कोई तो सिलता ही होगा। अगर हम नहीं सिल रहे हैं तो। तो होता क्या है कि क्या आप पूरा ब्लाउज़ मशीन से ही बना डालते हैं? नहीं। एक्चुअली मैं तो नहीं सिलती हूँ, बट मैंने देखा है मेरे घर में सिलाई होती है। तो क्या करते हैं सबसे पहले ब्लाउज़ को अलग-अलग टुकड़ों में काटते हैं। उसके बाद जो अस्तर होता है उसको और जो कपड़ा होता है उसको, दोनों को एक दूसरे पर रखकर कच्ची सिलाई करते हैं। या हम कहते हैं कि कच्चा टाँका मारते हैं फिर इससे होता क्या है कि जो हमारा कपड़ा जैसे सरकने फिसलने वाला होता है, इन सब चीज़ों से बचता है और सिलाई अच्छे बढ़िया ढंग से हो जाती है। तो ये जो कच्चा टाँका लगाया गया ये तो हाथ से ही हुआ। ये भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए बहुत अच्छा कोई सिल रहा है, बहुत एक्सपर्ट है, उसने काटा और मशीन पर ही रखकर सिल दिया, ओके। लेकिन ये जो आप देखते हैं आपके सूटों में नीचे जो दामन होता है, दामन में किस तरह से तुरपन किया जाता है या ब्लाउज़ के जो हाथ होता है यानी कि बाजू जो होती है, बाजू में तुरपन किया जाता है। साथ ही साथ कमर में भी तुरपन किया जाता है। काज हो गया, बटन हो गया, ये सारी चीज़ें आप हाथों से तो करते हैं या फिर मशीनों से ही कर डालते हैं? नहीं, ये तुरपन वगैरह का कार्य हम अपने हाथों से ही करते हैं। तो सिलाई सिर्फ़ आपके मशीनों से ही नहीं हो जाती है, उसके लिए हाथ से भी सिलाई करनी ही पड़ती है। अब सिलाई का कौन-सा टाँका यानी कि आप तो सिलाई कर रहे हैं, लेकिन सिलाई का कौन-सा टाँका कहाँ प्रयोग में आएगा, कौन-सा कहाँ? यानी कि किस टाँके का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किस टाँके का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? अच्छा जो हम तुरपन करते हैं, तुरपन आप में से कई लोग तुरपाई भी बोलते होंगे, तो वही चीज़ है कि जो तुरपन किया जाता है, क्या उसी तरह से जो तुरपन में आप टाँके लगाते हैं, वैसे ही आप 2 वस्त्रों को जोड़ने के लिए भी लगाते हैं? नहीं, दोनों अलग-अलग होता है ना? तो जब आप सिलाई का कौन-सा टाँका कहाँ लगाना है, कौन-सा टाँका कहाँ प्रयोग करना है और कौन-सा कहाँ पर, ये कपड़े या वस्त्र के प्रकार पर, वस्त्र में किस स्थान पर जोड़ा है और किस आकार का जोड़ है,
इस बात पर कपड़े की मोटाई और बनावट पर भी निर्भर करता है। तो ये जो टाँका लगाया जाता है, ये किसी एक बात पर नहीं निर्भर करता है। इसके लिए कई कारक ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे कि टाँका कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, किस तरह का टाँका लगाना है, आपका कपड़ा क्या है, कपड़े की मोटाई क्या है, अंदर से टाँका लगाना है कि बाहर से टाँका लगाना है, मोटे कपड़े पे लगाना है कि पतले कपड़े पे लगाना है, अस्तर पर लगाना है कि कहाँ पर लगाना है। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं तब जाकर आपका टाँका लग पाता है, ठीक? टाँके के कौन-कौन से प्रकार हैं, ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि वो टाँके के कौन-कौन से प्रकार हैं, जिनका हम उपयोग अपने वस्त्रों को जोड़ने में, सिलाई में करते हैं। तो ये तो आपने थोड़ा-सा सिलाई के बारे में समझा, कह सकते हैं टाँकों के बारे में समझा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे टाँके होते हैं, कौन-कौन से होते हैं। टाँके आपके 1-2 टाँके नहीं होते हैं, टाँके कई होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कच्चा टाँका। कच्चा टाँका, हालाँकि ये टाँके आप सभी लगाते हैं, लेकिन इसका नाम ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो। अब जैसे कच्चा टाँका क्या है? तो इसमें कुछ बिंदुओं को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। क्या है वो? पहला बिंदु ये हो जाता है, अगर हम कच्चा टाँका की बात करें, तो ये आपका अस्थाई टाँका नहीं होता है। कच्चा टाँका हम कब लगाते हैं? जब कच्चे टाँके को आपको खोलना होता है, तभी तो आप कच्चा टाँका यानी कि कच्चे टाँके का आप उपयोग करते हैं। जब आप उसे उस पर पक्की सिलाई कर देते हैं, तो उस कच्ची सिलाई को आप तोड़ देते हैं। तो ये आपका अस्थाई टाँका हुआ या फिर ये अस्थाई टाँका हुआ। जवाब आएगा आपका कि ये एक अस्थाई टाँका है। तो आपको यहाँ से पहला बिंदु ही ध्यान रखना है कि जो कच्चा टाँका है, कच्चा टाँका आपका एक अस्थाई टाँका है या फिर ये आपका अस्थाई टाँका नहीं है। यह केवल 2 कपड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कच्चे टाँके के द्वारा कभी भी आप वस्त्रों को अस्थायी रूप से नहीं जोड़ते हैं। ये आप अस्थायी रूप से जोड़ते हैं यानी कि आपको उसे बाद में खोलना होता है। जब 2 कपड़े आप अस्थायी टाँकों से जोड़ दिए जाते हैं, तो वास्तविक सिलाई बाद में की जाती है। वही जैसे हमने अभी आपको ब्लाउज़ का एग्ज़ाम्पल दिया था, जो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अस्तर को काटते हैं, उसके बाद जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा होता है, उस पे अस्तर को रख कर दोनों को आपस में कच्चे टाँके के द्वारा जोड़ देते हैं। फिर उसको हम काट के और उस पर सिलाई एक पक्की सिलाई लगा लेते हैं या वास्तविक सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद जो कच्चा टाँका होता है, उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक? कच्चे टाँके लगाने से अस्थायी अंतिम सिलाई सरलता से और उत्तम होती है। जैसे हमने बताया ना कि अगर कोई जैसे फिसलने वाला कपड़ा है, सरकने वाला कपड़ा है, तो उसके लिए कच्चा टाँका बहुत ही उपयुक्त होता है। इससे जो आपका कपड़ा है वो दाएँ-बाएँ नहीं सरकेगा और सिलाई हमारी यानी कि जो अस्थायी सिलाई होनी है, वो ठीक प्रकार से हो जाएगी। धागे को गांठ देकर कपड़े को दाएं ओर से बाएं ओर सिला जाता है और ये जो आपका टांका लगाया जाता है ये आधा सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। यानी कि जो आप ये कच्चा टांका लगाते हैं ये आधा सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक हो सकता है और जब पक्की सिलाई कर देते हैं आप इन पर तो ये क्या होता है, फिर ये आपका खोल दिया जाता है जो कच्ची सिलाई की जाती है यानी कि जो कच्चे टाँके या अस्थायी टाँके लगाए जाते हैं, हम उनको निकाल देते हैं। ठीक? तो उम्मीद है कि आपने ये पहला टाँका यानी कि वास्टिंग जो स्टिच है आपका आपने उसको समझा होगा। ठीक? ये आपने पहला टाँका का प्रकार समझा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा। ये जो आपका कच्चा टाँका है ना, ये कुछ इसी तरह से उम्मीद है कि जो उदाहरण मैंने दिया है, इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक? अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा समकच्चा टाँका। अभी आपने क्या पढ़ा? कच्चा टाँका। अब हम बात कर रहे हैं समकच्चे टाँके की, ठीक? कच्चे टाँके में क्या होगा? तो इसमें
ऊपर और नीचे के टाँकों की दूरी एक सी होती है, यानी कि अगर ऊपर जितना ये टाँका जितना बड़ा होगा, नीचे का टाँका भी उतना ही बड़ा होगा और यह टाँका सरकने, फिसलने वाले जो रेशमी कपड़े हैं, उनको जोड़ने के लिए उत्तम होता है। जैसे ऊपर-नीचे इसमें बराबर आपको रखना है और जो ज़्यादा फिसलने वाले कपड़े होते हैं, उनके लिए ये अति उत्तम होता है और यह टाँका तनिक छोटे ही रहें तो कपड़ों का जोड़ अच्छा आता है। यानी कि अगर आपने ज़्यादा दूर-दूर टाँके लगा दिए हैं, बड़े-बड़े टाँके लगा दिए हैं, तो इनका जो जोड़ होता है, वो थोड़ा कम सही होता है। अगर हम टाँकों की जो दूरी है, उसको थोड़ी रखें, यानी कि छोटी-छोटी रखें और समान रखें। सम का मतलब क्या होता है कि दूरी इनकी बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है। दोनों तरफ यानी कि दोनों साइड आपका कैसा होना चाहिए, दूरी समान होनी चाहिए और ये जो टाँका है आपका, ये ज़्यादा जो फिसलते हैं कपड़े, जैसे रेशमी कपड़ा हो गया, ये बहुत फिसलता है। तो ऐसे कपड़ों के लिए ये अच्छा होता है, इससे जब आप सिलाई करते हैं तो बेहतर ढंग से हो पाती है, ठीक? ये आपने देखा सम टाँका, यानी कि सम कच्चा टाँका। ये कच्चे टाँके की बात हो रही है अभी। कच्चा टाँका यानी कि इस पर पहले हम ये कच्चा टाँका लगा देंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम अस्थाई टाँका लगाकर इसकी सिलाई जो अस्थाई टाँका लगा है, उसको खोल देंगे। अगला आ जाता है आसम टाँका, यानी कि आपने अभी देखा इवन स्टिच, अभी आप देख रहे हैं अनइवन। अनइवन यानी कि असम कच्चा धागा। अब ये असम क्या है? तो असम क्या है? असम ये आप स्टेट पर मत जाइएगा असम, उस असम की बात नहीं हो रही, ये इवन और ऑड वाली बात हो रही है, ठीक? सबसे शीघ्र होने वाला, ये आपका सबसे शीघ्र होने वाली सिलाई का टाँका है। एक ही बार में सुई से कई टाँके ले लिए जाते हैं। ऊपर का टाँका लंबा और नीचे का अपेक्षाकृत छोटा होता है। अच्छा, ये आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा या आपने भी किया होगा, होता क्या है कि हमारी सुई जो होती है वह थोड़ी-सी लंबी होती है और हम करते क्या हैं, एक साथ में 3-4 टाँके लेकर उसके बाद अपनी सुई को खींच देते हैं। हमें एक-एक करके टाँका नहीं लगाना पड़ता है और इसमें होता क्या है, जो आपका असम कच्चा टाँका है, इसमें हम करते हैं ऊपर का टाँका लंबा और नीचे का टाँका अपेक्षाकृत, यानी कि ऊपर वाले की अपेक्षाकृत छोटा होता है। जब बहुत सी सिलाई करनी हो तो ये टाँका उत्तम रहता है और 2 वस्त्र आपके शीघ्रता से जुड़ भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम कभी-कभी क्या करते हैं, बड़े टाँके का प्रयोग कर लेते हैं। मतलब ये मैं आपको कैसे बताऊँ, आपने कहाँ पर देखा होगा, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन आपने ये सिलाई ज़रूर की होगी, आपकी सुई थोड़ी-सी बड़ी रहती है और आप करते क्या हैं कि उसी जैसे ये आपकी इतनी बड़ी सुई हो गई, ठीक? ये आपकी इतनी बड़ी सुई होगी, कुछ ऐसे ही तो होती है सुई, ये आपका थोड़ा-सा पॉइंटेड हो गया। आपने किया क्या, ये वस्त्र है आपका और वस्त्र पे आपने यहाँ से उठाया एक टाँका यहाँ, फिर यहाँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा बन गया। होता क्या है कि जैसे ये आपका हो जाता है, अगर मैं थोड़ा-सा है तो स्पेस यहाँ पर ऐसे करूँ, ये आपका जगह हो गया, ठीक? ये आपका ऊपर का पोर्शन है और आपने ये माना इतना बड़ा ले लिया ऊपर का धागा, फिर ये इतना नीचे वाला, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये आपका नीचे का धागा है, यानी कि नीचे वाला टाँका जा रहा है। तो ये जो आपका ऊपर वाला टाँका है, ये बड़ा है और नीचे वाला आपका अपेक्षाकृत छोटा है और जब आप इस तरह से सिलाई करते हैं, तो जो आपके कपड़े हैं वो शीघ्रता से जुड़ जाते हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने अगले। ये है आपका तिरछा कच्चा टाँका, यानी कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल स्टिच। ये कुछ इस तरह से जोड़ा जाता है, ठीक? और बाकी टाँके जो देख रहे थे ऐसे होते हैं। लंबवत इस तरह से, यानी कि ये क्षैतिज में होते हैं। लेकिन ये जो आपका तिरछा कच्चा टाँका है, ये इस तरह से जाता है। तो यह टाँका अस्तर आदि को जोड़ने के काम आता है। जैसे जब आपको अस्तर वगैरह जोड़ना है, तब आप इस टाँके का प्रयोग करते हैं। ठीक? बाकी
और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब देख लेते हैं, हम आ जाते हैं अपने रनिंग स्टिच पे, यानी कि सादा टाँका। अब ये सादा टाँका क्या है? तो आप इसके इंग्लिश वर्ज़न को ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछे ही जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं। जैसे ये कभी-कभी आपको रनिंग इस तरह से दे दिया जाएगा, रनिंग टाँका, ठीक? चाहे रनिंग स्टिच बोल दिया जाए, चाहे आपका रनिंग टाँका ही लिख दिया जाएगा या सादा टाँका बोला जाए, तो आपको समझना है कि एक ही बात बोली जा रही है, ठीक? अब ये जो आपका सादा टाँका होता है, ये कैसे होता है? तो ये जो आपका सादा टाँका है, यह भी कच्चे टाँके के समान होता है, लेकिन सादे टाँके दोनों ओर छोटे-छोटे लिए जाते हैं। यानी कि ये दो जो आपका सादा टाँका है, ये आपका बहुत छोटा-छोटा लिया जाता है और दोनों तरफ छोटा होता है। हाथ की अस्थाई सिलाई का महत्वपूर्ण टाँका है, इसे दोहरे धागे से भी किया जाता है। ये जो आपका ये सादा टाँका है, ये क्या है? तो ये सादा टाँका आपका हाथ का एक महत्वपूर्ण टाँका हम बोल सकते हैं और इसे दोहरे धागे से बनाया जाता है, ठीक? ये आपके कच्चे टाँके के ही समान होता है, लेकिन जो आपके ये टाँके लगते हैं ना, ये आपके छोटे-छोटे लगाए जाते हैं, बड़े-बड़े नहीं लगाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बखिया की। बखिया क्या है? तो बखिया भी आपका एक टाँका ही है। अच्छा ये बताइए, ये बखिया आपने कहाँ पर पढ़ा था? कल आप लोग एक काम करेंगे, कल हम पढ़ेंगे कढ़ाई के टाँके के बारे में, तो आप कल कढ़ाई वाला चैप्टर पढ़कर आइएगा। कढ़ाई आप सभी ने पढ़ी ना? कहाँ की कौन-सी कढ़ाई प्रसिद्ध है? आप सभी ने कढ़ाई के बारे में पढ़ा है। तो आप कल एक बार फिर से अपने कढ़ाई वाले चैप्टर को देख कर आएँगे, जो कि आपने टेक्सटाइल में पढ़ रखा है। भारत की परंपरागत कढ़ाई, भारत के परंपरागत वस्त्रों में आपने ये सारी चीज़ें देख रखी है। तो एक बार आप जो कढ़ाई का चैप्टर है उसको रिवाइज़ करके आइएगा। कल हम कढ़ाई के टाँकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। वहाँ पर कि कौन-सी कढ़ाई आपने सॉरी कौन-सा टाँका आपने किस कढ़ाई में देखा था, ठीक? तो कल हम आप पढ़कर आएँगे, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये तो रही कल की बात। आज जो पढ़ रहे हैं पहले उसको देखिए। अब हम बात कर लेते हैं जो बखिया है, यानी कि बैक स्टिच। आपको ध्यान रखना है बखिया के बारे में। हाथ का बखिया भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक? इसमें किस तरह से हम करते हैं, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो ये है आपका मशीन के अभाव में हाथ से भी बखिए के टाँके बनाकर सिलाई की जा सकती है। अगर आपके पास मशीन नहीं है, तो आप हाथ से ही बखिए का टाँका लगाकर अपनी सिलाई को कर सकते हैं। यह वस्त्र के जोड़ पर की जाती है तथा मशीन की बखिया से कहीं अधिक मजबूत होती है। ये आपने पहले मैं आपको सच-सच बताऊँ, ये वाला टाँका लगाना मुझे नहीं आता था। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक एक लोग को देखा लगाते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इतना अच्छा। और ये मैं सच बताऊँ, आप अगर एक बार इस टाँके को लगाएँगे ना, तो ये टाँका आपका मशीन से भी ज़्यादा मज़बूत होता है। मशीन की सिलाई तो आप एक बार में खींच लेते हैं, उधड़ जाती है, निकल जाती है। लेकिन ये जो आप अपने हाथ से ये वाला टाँका लगाते हैं ना, ये बखिया लगाते हैं, ये बड़ी ही मज़बूत होती है। मशीन की तो बखिया खुल जाती है, लेकिन हाथ से बनाए हुए बखिया के टाँकों को एक-एक करके ही खोला जा सकता है, धागा खींचकर आप इसे खोल नहीं सकते हैं। कोई भी कपड़ा आप देख लीजिए जो आपके कपड़े में जो सिलाई हुई है, जो बिल्कुल पास-पास में बखिया है, तो अगर आप क्या करेंगे, आप एक किनारे से जाकर आप अपने वस्त्र की सिलाई को खींचेंगे, तो वो पूरा निकल जाएगा, पूरी सिलाई आपकी खुल जाएगी। लेकिन जो ये आप हाथ से बखिया का टाँका लगाते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। आपको सुई लेकर के एक-एक धागे को निकालना पड़ेगा, तब जाकर ये वाला आपका जो बखिया टाँका होता है, ये खुलता है। यानी कि ये बड़ा ही मज़बूत होता है, अगर आप एक बार इसे अपने वस्त्रों पर लगा देते हैं, तो ये आसानी से खुलने वाला नहीं है। हाँ, आपका अगर जो कपड़ा है वो कॉटन का होगा, तो कुछ दिनों में ये जो आपके कॉटन के कपड़े होते हैं, ये जैसे कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे थोड़ा-सा छूने पर फट जाते हैं,
कोई भी अगर आप कॉटन का कपड़ा लीजिए और लगातार पहनते रहिए, तो जब आप उसे कुछ दिन बाद देखेंगे, धुलते-धुलते उसके रेशे इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि आप थोड़ा-सा खींचेंगे तो वो फट जाते हैं। तो अगर आप कभी कॉटन के कपड़े पर ये बखिया वाला टाँका लगा देते हैं, ये आपका टाँका इतनी आसानी से नहीं खुलने वाला है, बल्कि आपका जो कपड़ा है, वो कपड़ा आपका फट जाएगा। कपड़ा फट के निकल जाएगा उसी के साइड से, लेकिन सिलाई जो आपकी है, वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो ये बहुत ही मजबूत, टिकाऊ कह सकते हैं बखिया होती है, ठीक? ये आपने समझा बखिया के बारे में। अब चलते हैं हम इसके आगे आ जाता है हमारा हेमिंग टाँका। अच्छा, आप लोग बड़े परेशान थे कि हमने टाँका नहीं देखा, तो आज हमने टाँके का भी टॉपिक ले लिया है। टाँके भी ले लिए हैं और स्लीव्स भी कर लिए हैं। अभी आपका पॉकेट वगैरह बच रहा है, उसको भी देखेंगे किसी दिन, करवाते हैं, ठीक? तो आपको परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें करवाई जाएँगी आपकी, धीरे-धीरे होती रहेंगी, बस आपको रिवीज़न करते रहना है। और एक बार मुझे आज कमेंट करके आप बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो ले ही लिया है? जिसने भी लिया है एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ये आपको पिछले काफ़ी दिनों से कह रही हूँ, या मैं बोलूँ तो पिछले कई महीनों में आपको मैं कई बार बोल चुकी हूँ इस चीज़ के लिए। तो देखना है मुझे कि कितने लोगों के कान में जूं पहुँचा है, यानी कि कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को और लिए भी हैं, ठीक? आ जाते हैं हम अपने हेमिंग टाँके पर। अब हेमिंग टाँका क्या है? तो हेमिंग टाँके को तुरपन करना भी कहते हैं। अब इस टाँके से आप सभी बाखूबी परिचित होंगे, क्योंकि आप सभी ने तुरपन तो अवश्य ही किया होगा, ठीक? तो ये जो आपका हेमिंग टाँका है, इसे हम तुरपन करना भी कहते हैं। इस टाँके का प्रयोग तब किया जाता है जब कपड़े के आगे निकलने वाले किनारे को बंद करना होता है। इसे मगज़ी टाँका भी कहते हैं, या इससे मगज़ी भी टाँकी जाती है। यह वस्त्र की उल्टी ओर से लगाया जाता है और इस टाँके में यह ध्यान रखना चाहिए, या यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सीधी ओर आने वाला टाँका अत्यंत छोटा हो और बराबर दूरी पर बनाया जाता है। बड़ा सिंपल सा बात अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो आपने अभी सूट पहन रखा है, जो आपने ब्लाउज़ पहन रखा है, जो आपने जो भी कुर्ती पहन रखी है, अगर ये जो नीचे का होता है दामन, दामन में आप देखेंगे जो तुरपन की हुई है, या जो आपके ब्लाउज़ के आस्तीन पर जो तुरपन किया गया है, या ब्लाउज़ के जो कमर पर तुरपन की जाती है, या आपके सूट के जो बाजू पर ये तुरपन की जाती है, उसी की बात हो रही है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम हेमिंग टाँका के नाम से जानते हैं, ठीक? तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले और आज के अपने लास्ट टाँके पर, जो कि है हेरिंगबोन टाँका। हेरिंगबोन टाँका क्या है? तो ये जो टाँका है आपका हेरिंगबोन टाँका जो है, ये बाईं ओर से दाईं ओर, ये क्या है? बाईं ओर से दाईं ओर 3-3 के लगभग तार ऊपर-नीचे उठते जाते हैं। कैसे होते हैं? 3-3 के तार जो है ऊपर-नीचे उठते जाते हैं। इसकी चौड़ाई इच्छा अनुसार बड़ी-छोटी रखी जाती है, जैसे आपकी इच्छा हो, और इसमें 2 कपड़ों को जोड़ा भी जाता है। इससे जोड़ जो होता है वो बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। और ये मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने क्या बता सकते हैं उसको, ये जो आपने ये देखा है, जो कोट टाइप का रहता है, कोटी वाला सूट आपने देखा होगा, तो जो कोटी वाला सूट रहता है वो आगे से कुछ बाँधने वाला होता है। ये सिलाई भी कुछ आपकी इसी तरह की होती है, ठीक? जो डोरी लगा के ऐसे दोनों तरफ का जो पल्ला होता है, ऐसे कुछ होता है जो आपका, ये ऐसे कुछ होता है यहाँ पर, ऐसे-ऐसे थोड़ा-सा मैं और अगर इसे साफ बनाना चाहूँ, तो कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान लिया आपका ये कपड़ा है, बन ही नहीं रहा है, इतनी अ, गंदी आर्ट है, क्या ही बताएँ अब। जैसे ये हो गया, ठीक? ये हो गया, मान लीजिए, अब थोड़ा-सा समझिएगा आप, ये आपका कपड़ा हो गया, ठीक? तो हम करते क्या हैं, ये इस तरह से आपका
जो वो कपड़ा होता है कुछ इस तरह से जुड़ा होता है। ये जो इस तरह से सिलाई की जाती है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी हेरिंगबोन सिलाई होती है। अब इसमें क्या होता है, तो ये आप बाईं ओर से दाईं ओर 3-3 के लगभग तार छोड़ ऊपर-नीचे उठते जाते हैं। इसमें चौड़ाई आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इससे 2 कपड़ों को जोड़ा जाता है और ये इसका जो जोड़ होता है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत होता है। कपड़े पहले कपड़े के किनारों को मोटे कागज़ पर बराबर दूरी पर दूरी का ध्यान रखते हुए टाँका लगाया जाता है और फिर यह स्टिच बनाया जाता है। अब ये जो टाँका बनाया जाता है, जो स्टिच बनाया जाता है, इस स्टिच को धागे निकालने वाले जोड़ों पर कपड़े के किनारों को सुव्यवस्थित करने के लिए भी बनाते हैं हम और इससे दोनों किनारे वस्त्र के अंदर की ओर इस तरह से खूबसूरती से सिले जाते हैं कि धागे फिर निकलते नहीं हैं। ठीक? ये आपने समझा थोड़ा-सा किसके बारे में? जो आपके सिलाई के टाँके थे आपने उसके बारे में समझा। तो लगभग-लगभग हमने 5 से 6 टाँकों के बारे में समझा जिसमें आपका प्रमुख तौर पर आ जाता है, सबसे पहले आपने कच्चा टाँका देखा, कच्चे में आपने सम, विषम और तिरछा टाँका देखा। फिर आपने सादा टाँका देखा, आपने ये आपका क्या था बैक स्टिच यानी कि जो बखिया थी आपने उसको समझा, हेमिंग टाँका जो आपका था उसके बारे में समझा और इसी के साथ-साथ आपने हेरिंगबोन टाँके के बारे में समझा। यानी कि कुल मिलाकर आपने 5 टाँके के बारे में मुख्य तौर पर समझा। पहला कौन-सा? पहला आपका कच्चा टाँका, सादा टाँका, बखिया, इसी के साथ-साथ हेमिंग स्टिच और आपका हेरिंगबोन स्टिच। ये आपने 5 टाँके के बारे में आज समझा। ये तो आप सिलाई के टाँके देख रहे हैं। अभी जब आप कल देखेंगे कढ़ाई के टाँके, तो कढ़ाई के टाँके 1, 2, 3 टाँके नहीं हैं, 5 टाँके नहीं हैं। इसके ना जाने कितने टाँके हैं और आपने मुझे लगता है दसों टाँकों का नाम तो अपनी कढ़ाई जब की थी आपने वहीं पर सुन लिया था। कुछ टाँके आपके बचे हैं जिसको हम कल की क्लास में देखने वाले हैं, कौन-कौन से टाँके हैं। क्या आपके वो चाहे वो नॉट हो यानी कि जो गाँठ वाले टाँके होते हैं या फिर आपकी चैन स्टिच हो, रनिंग स्टिच हो, बैक स्टिच हो, आपकी स्टेम स्टिच हो, फ्रेंच नॉट हो या फिर क्रॉस स्टिच हो, फेदर स्टिच हो, हम कल थोड़ा-थोड़ा इन सभी के बारे में समझने वाले हैं। तो वैसे तो आपकी बुक में दिए गए हैं लगभग 30 प्लस हैं या 30 मान लेते हैं शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 30 के आस-पास दिए गए हैं। लेकिन हम तीसों को नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ टाँके आपने जो इम्पोर्टेंट है, पहले ही देख लिया था और कुछ आपके टाँके जो हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक? तो ये आज आपने समझा जो आपका सिलाई का टाँका था, ठीक? उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप लोग बड़े दिनों से कह रहे थे कि टाँका नहीं करवाया गया है, टाँका नहीं करवाया गया है, तो अब इसे आप एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और मैंने आज आपको एक काम और दिया है क्या कि आप कढ़ाई का चैप्टर पढ़कर आएँगे। मैं आपसे पूछूँगी कौन-सी कढ़ाई में आपने किस टाँके को पढ़ा था या ये वाला जो किसी टाँके का नाम आपको बताऊँगी और कढ़ाई का नाम आपको बताना होगा। तो कल आप कढ़ाई के चैप्टर को पढ़ कर आएँगे, पूरी तैयारी के साथ आएँगे और मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसका जवाब ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी पूछा है कि आप में से कितने लोगों ने प्रैक्टिस सेट ले लिया है क्योंकि मैंने ये आपको आज पहली बार नहीं पिछले कई दिनों से या लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया जब से मैं इस चीज़ को आपको बोल रही हूँ क्योंकि अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। आप प्रैक्टिस करिए, जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से उस टॉपिक को क्लियर करिए, उसके बाद जाकर फिर से प्रैक्टिस लगाइए। इसी तरह से आपकी तैयारी होगी, ठीक?
चलिए फिर आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो सभी अपना टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं, मैं आपको वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। और रात में वैसे भी आपकी 9 बजे क्विज़ होती है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन रहते हैं 5 ही, लेकिन वो आपको डेली मिलते हैं। तो अगर आप 5 क्वेश्चन 1 दिन में कर रहे हैं और महीने में 30 दिन आता है, तो आपके लगभग 150 में से 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्रेश रहते होंगे, या मैं ये कहूँ कि ये जो आपके 150 क्वेश्चन महीने के होते हैं, 150 क्वेश्चन ये और 30 आपके क्वेश्चन कहाँ के, जो कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन जाते हैं। हाँ, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है, ये जो कम्युनिटी पोस्ट पर आपके लिए क्वेश्चन आते हैं, आप उन्हें सॉल्व किया कीजिए और साथ ही साथ आप उन्हें नोट डाउन भी कर लिया कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर आपका क्वेश्चन डालती हूँ, वो जो आपके इम्पोर्टेंट डेज़ हैं वहीं से डाल देती हूँ, तो आपको अलग से वहाँ पर क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इम्पोर्टेंट डेज़ के क्वेश्चन करवा दीजिए, ठीक? तो आप वहाँ से नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो भी आपको नए डेज़ मिलते हैं, आप उन्हें हर दिन का नोट करते हुए चलेंगे, तो देखेंगे महीने के 10-15 आपको ऐसे इम्पोर्टेंट डेज़ वहीं से मिल जाएँगे, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।